इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक Node.js की एप्लीकेशन को प्रोडक्शन लेवल पर एक सर्वर के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है। हम वर्सल के ऊपर डिप्लॉय नहीं करेंगे, हम रेंडर के ऊपर डिप्लॉय नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती होंगी, लेकिन एक रियल सर्वर के ऊपर कैसे काम होता है, एक रियल सर्वर के ऊपर एक बैकएंड की एप्लीकेशन को कैसे डिप्लॉय किया जाता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और हम SSL सर्टिफिकेट भी इनेबल करेंगे। अपना एक कस्टम डोमेन कनेक्ट करेंगे और उसके ऊपर SSL सर्टिफिकेट इनेबल करेंगे। उसके लिए मैंने एक नोड का एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना के रखा है। ये एक ई-कॉमर्स ऐप जैसा है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा एक ई-कॉमर्स ऐप है, कुछ पेजेस हैं और कुछ एपीआई के एंड पॉइंट्स हैं। इसको हम पहले क्लोन करेंगे अपने लोकल सिस्टम के ऊपर। आपको मैं इस गिटहब रिपॉजिटरी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से इस रिपॉजिटरी को क्लोन कर लेना, फिर आप इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ। यहाँ पे टर्मिनल के अंदर मैं सीडी करके मैं डेस्कटॉप के ऊपर आ जाता हूँ। सीडी, और ये कहाँ पर होगा, शायद वन ड्राइव के अंदर होता है ना, वन ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप होगा। यहाँ पर मैं आ जाऊँगा और गिट क्लोन, ये रिपॉजिटरी का यूआरएल डाल दूंगा, ये क्लोन हो जाएगा। ये क्लोन हो गया है। हमारे इस ऐप का नाम है नोड ऐप विथ HTTPS, ठीक है। तो Node.js ऐप विथ HTTPS ये नाम है। मैं CD कर लेता हूँ Node.js ऐप विथ HTTPS। यहाँ पर हम आ जाएंगे और इसको कोड करके VS कोड के अंदर ओपन कर लेंगे। ये ओपन हो गया है। इसको मैं एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ। npm इंस्टॉल करके रन करना है आपको। यहाँ पर हम रन करेंगे npm i, और ये इंस्टॉल कर देगा डिपेंडेंसीज को। और ये क्या बोल रहा है, npm run i में कर रहा हूँ, npm i केवल करना है, npm i, ठीक है। npm इंस्टॉल हो जाएगा ये, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया है। अब हम npm start या फिर npm run dev कर सकते हैं अगर हमें डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर रन करना है। तो एक बार मैं इस कोड के अंदर आपको जाके दिखा देता हूँ कि ये कोड कैसे वर्क कर रहा है। ये नॉर्मल एक्सप्रेस एप्लीकेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर देखो, मैंने जैसे ओपन किया है, ये हमारे ब्राउजर के अंदर ओपन हो गया और कई सारे लॉग्स दिख रहे हैं, क्योंकि हर एक रिक्वेस्ट के लिए मैं लॉग यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। तो हमारी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिख रही है। अभी आपने इस तरह से बहुत सारी एप्लीकेशंस बना ली होंगी। लोकल होस्ट 3000 4000 के ऊपर आपकी एप्लीकेशंस रन कर रही होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा यहाँ पे जो डेटा है ये इसी फाइल के अंदर रखा है। एक products.json है, एक users.json है। अगर हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये यूज़र्स को ओपन कर देगा। यहाँ पे कुछ यूज़र्स रखे हैं जिसको फेच करके ये ले आ रहा है, ठीक है। तो बस हम समझने के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई डेटाबेस कनेक्टेड नहीं है। अभी हम चाहें तो कुछ ऐड कर सकते हैं कार्ट के ऊपर। ये सारी जो HTML CSS की और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, ये सब कुछ यहाँ से पब्लिक के अंदर से सर्व हो रही हैं। यहाँ पे cart.html फाइल है, अगर हम ऐसे क्लिक करेंगे तो कार्ट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और जो हमारी API के राउट्स हैं वो राउट्स वाले डायरेक्टरी के अंदर डिफाइंड हैं। प्रोडक्ट के राउट्स हैं, यूजर्स के राउट्स हैं, इस तरह से डिफाइंड है। और हमारा ये app.js फाइल है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा app.js फाइल है और यहाँ पर लॉगिंग वाला मिडलवेयर है, इसको हम बंद कर सकते हैं। और बाकी यहाँ से एक फेविकॉन में सर्व कर रहा हूँ हार्ड कोड करके इस URL से। और फिर हमारा ये API का और यूजर्स का एंड पॉइंट है। और इधर से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ app.js को। इधर मैं लिसन नहीं करवा रहा हूँ, मैं एक server.js फाइल के अंदर यहाँ पर लिसन करवा रहा हूँ और डायनेमिकली यहाँ पे मैं लिसन करवा रहा हूँ। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, अगर ये प्रॉड इन्वायरमेंट नहीं है तो लोकल होस्ट 3000 के ऊपर रन कर दो। अगर प्रॉड इन्वायरमेंट है तो हम सर्टिफिकेट को लोड करके और HTTPS सर्वर हम यहाँ पे रन करेंगे। यहाँ से हम HTTPS मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे पेड Node.js कोर्स के अंदर फॉलो किया है तब भी आपके लिए ये वीडियो नया रहेगा। हम इस Node.js सर्वर को एक VPS के ऊपर होस्ट करने वाले हैं, जो कि मैंने पेड Node.js कोर्स के अंदर भी नहीं बताया है। हम यहाँ पर ये भी सीखेंगे कि एक VPS क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन डायनेमिकली रन होगी। यहाँ पर ये देखेगा कि प्रॉड इन्वायरमेंट है कि नहीं। अगर प्रॉड है, ठीक है। अगर प्रॉड नहीं है तो लोकल होस्ट 3000 के ऊपर रन हो जाएगा। अगर प्रॉड है तो ये रन करेगा यहाँ पर पोर्ट 80 के ऊपर और पोर्ट 443 के ऊपर। ये HTTPS का पोर्ट होता है, ठीक है। तो ये डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम इसको एक VPS के ऊपर क्लोन करते हैं और वहाँ पर रन करते हैं पहले। अब VPS के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ होस्टिंगर। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ hostinger.com, ठीक है। और इधर मैं आ जाऊँगा माई अकाउंट के ऊपर। वैसे मेरा अकाउंट नहीं है इस पर्टिकुलर ईमेल से, तो मैं एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। और ये इस वीडियो को होस्टिंगर ने स्पॉन्सर किया है, लेकिन
ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सर किया किया है इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। जब स्पॉन्सर नहीं किया था उसके पहले भी मैं होस्टिंगर यूज़ कर रहा था अपने पर्सनल काम के लिए। क्योंकि होस्टिंगर काफ़ी अफ़ोर्डेबल और काफ़ी पावरफुल मशीन्स प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो मैंने लॉगिन कर लिया है और मुझे ये डॉलर में प्राइसिंग दिखा रहा है। अगर आप अपना सेटिंग के अंदर जाके एड्रेस सही से फिल करेंगे तो ये आपको रुपीज़ में भी प्राइस दिखाने लगेगा। ये क्योंकि अभी नया-नया अकाउंट बना है इसीलिए ये डॉलर्स में प्राइस दिखा रहा है। अभी अगर मैं वीपीएस के ऊपर जाऊँ यहाँ पर, तो इस अकाउंट के अंदर कोई भी वीपीएस नहीं है। यहाँ पर लिखा है गेट नाउ, यहाँ पर केवीएम वीपीएस। वीपीएस का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, केवीएम का मतलब होता है कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो अगर आप गेट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ से नहीं दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पर डॉलर के अंदर प्राइसिंग दिखा रहा है। मैं अपने दूसरे अकाउंट के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक होस्टिंगर का वीपीएस है। ये एक पुराना है, ये काफ़ी मंथ्स पहले मैंने यूज़ किया था, अभी इसको मैंने डिलीट कर दिया है, तो ये 5 डेज़ के अंदर ये डिलीट हो जाएगा। एक नया रनिंग वीपीएस है मेरे पास ऑलरेडी, लेकिन आपको मैं एक बार फ्लो दिखा देता हूँ कि कैसे एक वीपीएस परचेज़ करना है। ठीक है, तो होस्ट करने के लिए हमें एक सर्वर के ऊपर मशीन चाहिए, मतलब ये एक ऐसी मशीन जो कि किसी डेटा सेंटर के ऊपर रखी होगी, वो हमें मिल जाएगी। और आप अगर देखेंगे ना तो मार्केट में आपको और भी प्रोवाइडर्स मिलेंगे, आपको और भी वीपीएस के प्रोवाइडर्स मिलेंगे, लेकिन वो उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है जितना होस्टिंगर रिलायबल है। और ये इंडिया के अंदर इनका डेटा सेंटर है, इस जिसके वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लेटेंसी मिलती है। यहाँ पर 20 मिलीसेकंड्स लिखा है और आपको 20 मिलीसेकंड से लेकर 100 मिलीसेकंड्स के अंदर ही लेटेंसी मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और अगर आप कोई दूसरा प्रोवाइडर लेते हैं तो अगर उनका डेटा सेंटर इंडिया में नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा स्लो उनका लेटेंसी रहेगा, अगर आपकी ऑडियंस इंडिया के अंदर है। ठीक है, और एडब्ल्यूएस से तो आप इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मतलब एडब्ल्यूएस इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है और अगर आप सीख रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं यहाँ पर एक पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ। इधर यहाँ से मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे पासवर्ड को फिल कर दिया है और आप यहाँ पर जो भी पासवर्ड डालना उसको ध्यान रखना। ठीक है, एसएसएच कीज़ को हम बाद में सेटअप कर लेंगे। ठीक है, तो ये पासवर्ड हमें लॉगिन करने के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। अभी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए मैलवेयर स्कैनर, हमें प्योर सिंपल वीपीएस चाहिए। अगर हम नेक्स्ट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर हमें अभी प्राइसिंग दिखेगा। ये दिखा रहा है कि 549 रुपीज़ पर मंथ फॉर KVM2, और इसके अंदर हमें 2 सीपीयू मिलेगा, 2 वर्चुअल सीपीयू मिलेगा, 8 जीबी रैम मिलेगी और 100 जीबी की एसएसडी यानी कि स्टोरेज मिलेगी और 8 टीबी बैंडविड्थ। अगर यही मशीन और ये बैंडविड्थ अगर एडब्ल्यूएस के ऊपर अगर आप इतनी बैंडविड्थ के साथ मंथली अगर आप मशीन लेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको 70-80 हज़ार रुपए का ये पड़ेगा। ठीक है, 80 या 90 हज़ार। आप चैटजीपीटी से पूछना कि इस कॉन्फ़िगरेशन का एडब्ल्यूएस मशीन इंक्लूडिंग दिस मच बैंडविड्थ कितना चार्ज लेगा। चैटजीपीटी आपको कैलकुलेट करके बताएगा। तो ये कुछ भी नहीं है कंपैरिजन में। और अगर बैंडविड्थ, उसमें बैंडविड्थ के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप बैंडविड्थ के चार्जेस भी हटा देते हैं तब भी 7-8 हज़ार रुपये इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का एडब्ल्यूएस के ऊपर पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीप है। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे या फिर आप चाहें तो इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये ईयरली जब आप लेंगे तब आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा। अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जब ईयरली या मंथ मतलब 2 ईयर के लिए या 1 ईयर के लिए जब आप सेलेक्ट करेंगे तब आपके लिए ये प्राइस पड़ेगा। 3 मंथ्स के लिए भी यही प्राइस पड़ेगा, लेकिन अगर आप 1 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा और यहाँ पे टैक्सेस लग के ये 800 रुपये हो जाएगा इस तरह से। और अगर आप 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स के लिए ले रहे हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, प्रो कोडर। ये वाला कूपन कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अगर लॉन्ग टर्म में किसी भी प्रोजेक्ट को होस्ट करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है, अपने पर्टिकुलर वर्चुअल सर्वर के ऊपर ये वीपीएस के ऊपर होस्ट करना काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है और उसके लिए और ये सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो ये करके अगर आप चूज़ करेंगे तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, और आप इंडिया से नहीं हैं तो भी आप कार्ड से या कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं और आपके लिए कूपन कोड वर्क करेगा। तो आप ये परचेज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वो यूज़ करना, ताकि वो मेरे एफिलिएट लिंक से परचेज़ हो। ठीक है,
वो ट्रैक हो पाएगा एक तरह से कि हाँ मेरे ही लिंक से परचेज हुआ है। तो आप यहाँ से परचेज कर लेना, या फिर आप कोई भी वीपीएस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी वीपीएस है तो भी आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं बैक करके परचेज लीव कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। मैं इधर वीपीएस के ऊपर आ जाता हूँ और हम इस वीपीएस से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ऐसे मैनेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये एसएसएच कनेक्शन का यहाँ पे कमांड दिखा रहा है, तो हम ऐसे कॉपी करेंगे इस कमांड को और अपने टर्मिनल के अंदर आएंगे, ठीक है। इसको हम टर्मिनल के अंदर ओपन कर लेंगे और एसएसएच और फिर ये पूरी कमांड हम ऐसे डाल देंगे। अभी ये फर्स्ट टाइम जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये बोलेगा इसका फिंगरप्रिंट क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं, हम यस बोल देंगे और फिर ये पासवर्ड मांग रहा है। तो आपने जो क्रिएट करते टाइम जब आपने वीपीएस क्रिएट किया था तो जो पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड आपको यहाँ डालना है। तो मैं पासवर्ड एक बार जल्दी से टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर दिया है, उम्मीद करते हैं सही टाइप किया होगा। मैं एंटर प्रेस करता हूँ और अगर सही टाइप किया होगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो सही नहीं टाइप हुआ है, तो मैं एक बार फिर से मैंने कॉपी कर लिया है, मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अभी ये कनेक्ट हो गया। अब हम अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर हैं, हम अपने लोकल सिस्टम के अंदर नहीं हैं। यही वाला जो वीपीएस है ना, यही वीपीएस है। इसका सीपीयू यूसेज, मेमोरी यूसेज, डिस्क यूसेज, ये सब कुछ यहाँ पे अच्छे से दिखाता है, ठीक है, एकदम ग्राफ के रूप में। तो हम अब इस मशीन के अंदर हैं। अगर यहाँ पे हम ls कमांड रन करते हैं, ls यानी कि लिस्ट करो, तो यहाँ पे कोई भी फाइल्स नहीं है। हम यहाँ पे गिट क्लोन करके अपनी उस रिपोजिटरी को क्लोन कर सकते हैं। तो एक बार मैं रिपोजिटरी का लिंक फिर से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और गिट क्लोन करेंगे, यहाँ पे गिट क्लोन और ये रिपोजिटरी यहाँ पे डाल के एंटर कर दिया हमने, ये क्लोन हो गया। अब हम cd कर लेते हैं, cd node app with https, यहाँ पर आ जाएंगे। तो पेड कोर्स के अंदर मैंने बताया था कि कैसे हम अपने सर्वर के ऊपर https सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने nginx यूज़ किया था। यहाँ पर हम nginx नहीं यूज़ करेंगे, हम लेट्स इनक्रिप्ट यूज़ करेंगे और सीधा Node.js के अंदर ही https सर्वर स्टार्ट कर देंगे। ये सीखने के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन के ऊपर रन करना चाहते हैं सर्वर को तो nginx ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस मानी जाती है, ठीक है। मानी जाती है क्या, वो है, nginx यूज़ करना ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस है। ये हम सीख रहे हैं यहाँ पे कि हम कैसे Node.js से भी अपना https सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे npm इंस्टॉल कर देता हूँ। अच्छा, npm की कमांड नहीं है यहाँ पे, तो npm कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए हमें नोड भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी नोड अगर हम देखेंगे तो नोड का कोई भी वर्जन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो नोड को इंस्टॉल करने के लिए लेटेस्ट वर्जन, यहाँ पे देखो नोड वर्जन हम कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि ऐप इंस्टॉल Node.js कर लो, लेकिन ये पुराना वर्जन नोड का इंस्टॉल करता है। तो मैं उसके लिए आपको कमांड बताता हूँ। इसी रिपोजिटरी के अंदर आपको पब्लिक के अंदर यहाँ पे मार्कडाउन के अंदर ये इंस्टॉल Node.js, ये एक फाइल मिल जाएगी। इसके अंदर 2 कमांड्स हैं, एक एक करके आपको ये दोनों कमांड्स रन कर देनी है और लेटेस्ट Node.js का वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा और npm भी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी दूसरी कमांड में कॉपी कर लेता हूँ जब तक ये रन हो रही है, ठीक है। ये दूसरी कमांड हम रन करेंगे, Node.js आराम से इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये रन हो गया। अभी node-v करेंगे तो नोड का 24 वर्जन आ गया जो कि लेटेस्ट वर्जन है। अब हम यहाँ पे npm i कर सकते हैं, ये इंस्टॉल हो गया है। अब हम यहाँ पे npm स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये लोकल होस्ट जैसा ही 3000 पोर्ट के ऊपर स्टार्ट होगा। अब हम ये 3000 के ऊपर नहीं रन करना चाहते हैं, हम प्रोडक्शन के ऊपर पोर्ट 80 के ऊपर रन करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे पोर्ट 80 के ऊपर रन करना है, प्रोडक्शन के ऊपर रन करना है, तो आपको एक env फाइल बनानी होगी। और env के अंदर यहाँ पर इधर अगर हम इसका रीडमी फाइल देखेंगे तो इसके अंदर मैंने लिखा है कि इंस्टॉल करना है और प्रोडक्शन के ऊपर अगर रन करना है तो create.env फाइल, और उसके अंदर ये 2 चीज़ें आपको ऐड करनी है। आपको डोमेन भी ऐड करना है, डोमेन हम थोड़ी देर बाद ऐड कर लेंगे, अभी हम बस केवल इतना ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो नैनो कमांड का यूज़ करके हम एक फाइल ओपन कर सकते हैं। तो अभी .env फाइल है नहीं, लेकिन फिर भी ओपन हो जाएगी, और जब हम Ctrl+X Y और एंटर प्रेस करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। अब अगर हम ls करेंगे तो यहाँ पर .env फाइल हमें दिखेगी। इधर ये नहीं दिख रही है क्योंकि जो डॉट से फाइल्स होती हैं वो हिडन होती हैं, तो हमें -a करना पड़ेगा। ये .env फाइल यहाँ पे आ गई है। अब हम फिर से npm स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, अभी ये बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये सर्टिफिकेट इसको नहीं मिला है, ठीक है। लेट्स इनक्रिप्ट से इसको सर्टिफिकेट चाहिए।
तो अगर हम चाहें तो सर्टिफिकेट भी जनरेट कर दें। यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करना है और कैसे जनरेट करके डोमेन को कनेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम इसको पोर्ट 4000 के ऊपर ही हम रन करते हैं। 4 नहीं 3000 है हमारा। तो मैं इसको प्रोडक्शन ये हटा देता हूँ, ठीक है, और एंटर प्रेस करके ऐसे खाली कर देते हैं और अभी मैं 3000 के ऊपर ही रन करता हूँ और हम देखते हैं कि इसको हम कैसे पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। बस इतना हमने रन कर दिया है और ये क्योंकि हमारे सर्वर के ऊपर रन हो रहा है तो ये कहीं से भी ओपन हो सकता है। लेकिन अगर हम लोकल होस्ट 3000 ओपन करेंगे तो ये ओपन इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे VS कोड से चल रहा है। अगर हम यहाँ से बंद कर दें तो अब ओपन नहीं होगा। अगर हमें ये ओपन करना है तो हमें इसका IP एड्रेस बताना होगा, ठीक है। जो VPS होता है उसका एक IP एड्रेस होता है। इधर मैं ये बंद कर देता हूँ, हम अपने VPS के ऊपर आ जाते हैं। इसका IP एड्रेस ये है, यहाँ से यहाँ तक 145 इतना IP एड्रेस है। तो जैसे लोकल होस्ट 4000 है ना, यहाँ पर अगर हम इसका IP एड्रेस और 3000 डाल देंगे, 4000 नहीं था 3000 था, तो ये ओपन हो रहा है। पब्लिकली कहीं से भी ओपन हो सकता है पूरी दुनिया में। अगर आप अभी के टाइम पर ये IP एड्रेस ओपन करते हैं तो ये ओपन होगा प्रॉपरली और हम इसको अपने डोमेन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक डोमेन से कैसे कनेक्ट करना है। और हो सकता है कि अगर आपने कोई दूसरा VPS लिया हो तो उसके अंदर हो सकता है फायरवॉल इनेबल्ड हो जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट कनेक्शंस ब्लॉक्ड रहते हैं। कैसे, मैं यहाँ पर आपको आके दिखा देता हूँ। इधर सिक्योरिटी का सेक्शन है, इधर फायरवॉल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कोई फायरवॉल नहीं लगा है, इसीलिए सारे पोर्ट्स ओपन है, सभी पोर्ट्स पर रिक्वेस्ट आ रही है। तो अगर हम कोई एक फायरवॉल लगा लेते हैं, माय सर्वर, ठीक है, इस नाम का एक फायरवॉल हम क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे हम क्रिएट करके इस फायरवॉल को ऑन करेंगे, ये फायरवॉल इस तरह से बहुत सारे VPS के ऊपर बाय डिफॉल्ट लगी लगाई आती है, हमें ऑन नहीं करना पड़ता है, वो ऑन रहती है। तो उससे क्या होता है कि डायरेक्टली जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं वो ओपन नहीं होता है। उसके लिए हमें इस पोर्ट को एक्टिवेट करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। अभी ये एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, हो गया होगा शायद। ये एक्टिवेट नहीं हुआ, एक्टिवेट, हाँ ये एक्टिवेट हो गया अभी। अभी अगर हम इसको एडिट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर एक मिनट, ये एडिट का ऑप्शन अभी डिसेबल्ड है। ये चलो आ गया एडिट का ऑप्शन। अगर हम यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे हमने फायरवॉल इनेबल किया है, यहाँ पर एक्शन ड्रॉप लिख के आ गया है। कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी सोर्स से अगर रिक्वेस्ट आएगी, यानी कि कहीं से भी रिक्वेस्ट आएगी, हम कनेक्शन को ड्रॉप कर देंगे। तो अब ये ओपन नहीं होगा। जैसे हमने फायरवॉल इनेबल कर दिया है, ये चलना बंद हो जाएगा। तो हमें मैनुअली इनेबल करना होगा। यहाँ पर एक्सेप्ट के अंदर प्रोटोकॉल TCP और पोर्ट 3000 सोर्स एनीवेयर डाल के, ऐसे ही दूसरे अगर आप दूसरे सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं या दूसरा कोई VPS यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर भी होगा ऐसा सिस्टम, ठीक है। उसके सिक्योरिटी के सेटिंग्स के अंदर आप जाके देखेंगे तो ये ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलेगा। अभी यहाँ पे सिंक्रोनाइज का ऑप्शन है, हमें यहाँ पे सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, तभी ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। देखो सिंक्रोनाइज कर दिया, थोड़ा सा टाइम लगता है, आधा मिनट 1 मिनट का टाइम लगता है और ये वर्क करने लगेगा। एक बार देखो ये वर्क कर गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपके VPS के ऊपर ये ओपन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि कोई फायरवॉल लगा है। तो अभी के लिए मैं ये फायरवॉल ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, ऑफ कर देते हैं, नहीं तो मुझे एक एक करके सभी पोर्ट्स को इनेबल करना पड़ेगा। मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये लोकल होस्ट है ये वाला, तो अब ये पूरे टाइम वर्क करेगा, ठीक है। अभी मैं इसको डोमेन से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो आप किसी भी प्रोवाइडर से डोमेन ले सकते हैं, GoDaddy से या किसी भी प्रोवाइडर से। मेरे पास यहीं पर एक डोमेन है। यहाँ पर अगर मैं डोमेन्स के ऊपर जाता हूँ, डोमेन पोर्टफोलियो, यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं तो procoder.cloud नाम का एक डोमेन मेरे पास है। इसको हम एडिट करेंगे, यहाँ पे मैनेज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर क्लिक करके एडिट DNS जोन, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ए नेम का रिकॉर्ड है जिसके आगे @ लिखा है, ये किसी दूसरे IP एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। अभी अगर हम क्लाउड ओपन करें, procoder.cloud, ये हमारा डोमेन, तो अभी GoDaddy का नहीं, होस्टिंगर का ये डिफ़ॉल्ट लैंडिंग पेज ओपन होगा। अगर आपने GoDaddy से परचेज़ किया तो आपका GoDaddy का लैंडिंग पेज ओपन होगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कहाँ से आपने परचेज़ किया है, उसका एक होम पेज ओपन होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस इसका IP एड्रेस चेंज कर देना है। एडिट के ऊपर क्लिक करना है और .2 की जगह पे
यहाँ पर ये जो .2 की वैल्यू है, यहाँ पर हमें अपना आईपी एड्रेस डाल देना है अपने केवीएम का, ठीक है। अब ये यहाँ पर टीटीएल ये 50 है, इसको मैं 60 कर देता हूँ, या फिर हम 360 हम 1 घंटा भी कर सकते हैं, 3600 कितना भी, यानी कि इतने टाइम के लिए हमारा डीएनएस कैश रहेगा, आधे घंटे के लिए। ये तो 1 घंटा होगा ना, ये सेकंड्स के अंदर होता है टाइम, ठीक है। तो इतना डाल के अगर हम थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे और हम डीएनएस, ये हमारा डीएनएस अपडेट हुआ है कि नहीं, ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं। चेक डीएनएस या फिर dnschecker.com होता है शायद, dnschecker, हाँ dnschecker.org, इसके ऊपर आके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डीएनएस प्रोपेगेट हुआ है कि नहीं। ए रिकॉर्ड है procoder.cloud, ये डाल के अगर हम सर्च करेंगे तो हमारा नया वाला रिकॉर्ड ये प्रोपेगेट हो गया है, जो हमने ऐड किया है ये प्रोपेगेट हो गया है काफ़ी जगहों पर। कुछ कुछ जगहों पर अगर नहीं होगा तो हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी अगर हम ओपन करते हैं procoder.cloud :3000 हमें ओपन करना पड़ेगा क्योंकि हमारा सर्वर 3000 के ऊपर रन कर रहा है। तो ये देखो हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि 3000 ना आए तो आपको पोर्ट 80 के ऊपर रन करना पड़ेगा। मैं अभी यहाँ पे पोर्ट 80 कर देता हूँ मैनुअली, इधर ही सर्वर के ऊपर आके, और आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट आई है, ये हमारे आईपी एड्रेस से ये रिक्वेस्ट आई है इस सर्वर के ऊपर, ठीक है। ये हमारे वीपीएस के ऊपर रन कर रहा है और यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही है और सारे लॉग्स आ रहे हैं। अगर मैं फिर से एक इनकॉग्निटो टैब के ऊपर इसको ओपन करता हूँ और साइड बाय साइड ये टर्मिनल भी ओपन करके रखता हूँ, तो आपको इधर लॉग्स दिखेंगे। ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये HTTPS साइट नहीं है, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखो यहाँ पर लॉग्स आते हुए दिखे हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको पोर्ट 80 के ऊपर कर देता हूँ मैनुअली एडिट करके। उसके लिए मैं nano server.js ये ओपन कर लूँगा और यहाँ पर ये जो 3000 है इसको मैं 80 कर देता हूँ। तो नॉर्मली भी डेवलपमेंट मोड में भी ये 80 के ऊपर रन करेगा। तो अभी अगर हम इस npm स्टार्ट करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये अभी हमने 80 के ऊपर स्टार्ट कर दिया और हम यहाँ पे 3000 के ऊपर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, इसीलिए ओपन नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ पे 80 करना पड़ेगा, अब ये रिक्वेस्ट जाएगी, लेकिन 80 बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम्ड होता है HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर। तो अगर हम 80 डाल के एंटर करेंगे ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा यहाँ से। देखो मैंने डाल के एंटर किया, यहाँ से गायब हो गया और रिक्वेस्ट इधर आ गई, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट देखो सारी आ गई, यहाँ पे रिस्पॉन्स भी आ गया, हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है। बस यहाँ पे एक चीज़ बाकी है जो कि है HTTPS। यहाँ पर HTTPS नहीं है, नॉट सिक्योर दिखा रहा है ये। तो अब ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, इसको HTTPS कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे लेट्स इनक्रिप्ट का यूज़ करके। यहाँ पर आ जाते हैं और इधर लेट्स इनक्रिप्ट को इंस्टॉल करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम अपने सर्वर के ऊपर, ये तो ऐसे ही टर्मिनल है, हमारा जो सर्वर है ये है। तो पहले हम अपने सर्वर को ऑफ कर देंगे। मैंने Ctrl+C करके डिस्कनेक्ट कर दिया सर्वर को, और हम यहाँ पे ये certbot इंस्टॉल कर रहे हैं। ये लेट्स इनक्रिप्ट का यूज़ करके सर्टिफिकेट जनरेट करेगा हमारे डोमेन के लिए, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ये कमांड रन करेंगे और यहाँ पर yourdomain.com जिधर लिखा है, इधर आपको अपना डोमेन डॉट जो भी है, ठीक है, जैसे कि मेरा procoder.cloud है तो वो मैं डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये कमांड हम रन करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे procoder.cloud, ये डाल के मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, जैसे कि मेरा ईमेल ये मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ। ईमेल डाल दिया है। अभी और कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, यहाँ पर हम यस कर देंगे। इसके टर्म्स ऑफ सर्विस को हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या आप अपना ईमेल शेयर करना चाहते हैं, तो आप यस या नो दोनों कर सकते हैं। मैं यस कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी ये एक सर्टिफिकेट को रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये फेल हो गया है और हमारा सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ है। ये इसलिए फेल हुआ है क्योंकि हमारे डीएनएस रिकॉर्ड्स के अंदर यहाँ पर कुछ CAA रिकॉर्ड्स हैं, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। इनको डिलीट कर देंगे और फिर से एक बार हम ट्राई करेंगे तो ये वर्क करेगा। हम एक बार फिर से रन करते हैं अपनी कमांड को, एक बार फिर से सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अच्छा, हमने दिया था तो उसने सेव कर लिया, दोबारा से इसने नहीं पूछा है। ये रिक्वेस्ट कर रहा है सर्टिफिकेट के लिए
और ये देखो सर्टिफिकेट सक्सेसफुली रिसीव्ड। तो अगर इस तरह से आपके भी सिस्टम में दिक्कत आ रही है तो एग्जिस्टिंग जो भी CA रिकॉर्ड्स हैं, CAA रिकॉर्ड्स, उनको डिलीट कर देना है। अब इसने सर्टिफिकेट को हमारे जनरेट कर दिया है और ये इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जनरेट करके ये दोनों फाइल्स रख के सेव कर देता है और यही दोनों फाइल्स हमारे सर्टिफिकेट का काम करते हैं। ठीक है, यही दोनों सर्टिफिकेट्स हैं। अब अगर हमें चेक करना है तो हम सर्टिफिकेट कमांड का मतलब एक सर्टबॉट कमांड रन करके हम चेक कर सकते हैं। ये सूडो सर्टबॉट सर्टिफिकेट्स, या फिर सूडो नहीं लगाएंगे तब भी हो जाएगा। तो ये बताएगा कि किस पर्टिकुलर डोमेन के लिए मैंने सर्टिफिकेट इशू किया है। तो एक डोमेन के लिए इसने सर्टिफिकेट इशू कर दिया है। अब हम वो चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम नैनो के अंदर env फाइल ओपन कर लेंगे .env, और इधर हम वो चीज़ पेस्ट कर देंगे जो हमने पहले पेस्ट किया था, environment इज इक्वल टू प्रोडक्शन, और डोमेन नेम भी हमें यहाँ पे डालना होगा अब। ठीक है, डोमेन डालना होगा क्योंकि हमने डोमेन के लिए सर्टिफिकेट इनेबल कर दिया है। तो हम यहाँ पे procoder.cloud ये डोमेन डाल देंगे और सेव कर देंगे। अब हम फिर से यहाँ पे npm स्टार्ट करेंगे। हमने npm स्टार्ट किया है, इसने procoder.cloud के ऊपर हमारे सर्वर को स्टार्ट कर दिया है। और अगर हम इसके ऊपर रिक्वेस्ट करें, इसको हम ओपन करते हैं, तो ये देखो हमारा procoder.cloud वर्क कर रहा है विथ HTTPS सर्टिफिकेट। ये देखो एकदम सही वर्क कर रहा है। अगर हम यहाँ पे कनेक्शन सिक्योर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम सर्टिफिकेट भी देख पाएंगे। ये लेट्स इनक्रिप्ट के द्वारा इशू किया गया है यहाँ पर अगर हम देखते हैं। तो इस तरह से हम केवल और केवल Node.js का यूज़ करके अपने वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं और SSL सर्टिफिकेट इनेबल कर सकते हैं, और ये फ्री में, कंप्लीटली फ्री में वर्क करेगा। ठीक है, और ये जो सर्टिफिकेट है ये 90 डेज़ के लिए वैलिड रहेगा। 90 डेज़ के बाद आपको ये कमांड रिन्यू करके और सर्वर को स्टार्ट करना होगा। ठीक है, ये कमांड रन करके फिर से सर्वर को स्टार्ट करना होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये चीज़ ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली वैसे ये सर्टिफिकेट जनरेट कर देगा, लेकिन आपको मैनुअली रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सर्ट बॉट जो है कमांड, वो ऑटोमेटिकली रिन्यू कर देता है, लेकिन हमारा सर्वर रिस्टार्ट नहीं होगा। तो उसके लिए हम nginx यूज़ करते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो सर्टिफिकेट्स को जब रिन्यू होता है वो रिलोड कर लेता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर भी आप ऐसा सेटअप कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली बिना ज़ीरो डाउन टाइम के ये सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाए। तो आप में से कोई ना कोई सर्च करना और एक PR रेस करना इसके अंदर, ताकि हम बिना ज़ीरो डाउन टाइम के सर्टिफिकेट्स को रिन्यू कर पाएँ। ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए टास्क है, आप वो चीज़ करना। और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी वेबसाइट्स को लाइव कर पाए होंगे। और इसका मैं लेटेंसी एक बार दिखा देता हूँ, काफ़ी फास्ट ये वेबसाइट सर्व हो रही है। मैं एक बार यहाँ पे साइड में ओपन कर लेता हूँ ये टैब, और Ctrl+Shift+R मैं करूँगा ताकि हार्ड रिलोड हो। और देखो 25 मिली सेकेंड्स के अंदर ये रिस्पॉन्स आ रहा है। ये प्रोडक्ट्स API का रिस्पॉन्स है। ये मैं अगर ओपन इन न्यू टैब करता हूँ तो हमारी प्रोडक्ट्स API है। ठीक है, ये काफ़ी तेज लोड हो रही है। इसको आप पोस्टमैन से भी हिट कर सकते हैं। पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स की API है। ये देखो ये यहाँ पे 116 मिलीसेकंड के अंदर आई है, लेकिन अगर हम दोबारा से ओपन करेंगे तो ये कंसिस्टेंटली 100 मिलीसेकंड, और ये देखो 28 मिलीसेकंड्स के अंदर भी रिस्पॉन्स आ रहा है, 30 मिलीसेकंड्स के अंदर भी रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे यूजर्स एंड पॉइंट के ऊपर जाते हैं तो यूजर्स भी ये फेच करके लाएगा। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअल यूजर्स को फेच करना चाहते हैं तो इस तरह से हम फेच कर सकते हैं। और आप बहुत कुछ कर सकते हैं एक वर्चुअल सर्वर के ऊपर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के ऊपर। एक मैंने मार्कडाउन फाइल बना के रखी थी, मैं यहीं पे लोकल में ओपन कर लेता हूँ। आप इस मार्कडाउन फाइल को पढ़ना और देखना कि आप एक वर्चुअल सर्वर के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं। मार्कडाउन फाइल एक है व्हाट इज़ VPS। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ना, VPS क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और क्या क्या काम कर सकते हैं, वो चीज़ मैं दिखा देता हूँ। व्हाट यू कैन डू विथ VPS। आप अपनी वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं, फ्रंट एंड को भी, बैक एंड को भी। ठीक है, डेटाबेसेस को होस्ट कर सकते हैं, आप डेटाबेसेस रन कर सकते हैं। प्राइवेट सर्वर फॉर लर्निंग आप सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब
कुछ भी सीखना है, कुछ भी टेस्ट करना है, CI/CD पाइपलाइन सीखना है। और जैसे आप AWS के अंदर अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि AWS के अंदर ना एक से एक चीज़ की फ़ीस लगती है। जैसे यहाँ पे हमें IP एड्रेस मिल गया उसी के साथ, सर्वर के साथ, वहाँ पर IP एड्रेस आपको अलग से एलोकेट करना पड़ेगा और उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, उसका अलग चार्ज रहेगा। स्टोरेज का अलग चार्ज होता है, डेटा ट्रांसफ़र का अलग चार्ज होता है, कंप्यूट का अलग चार्ज होता है। तो शुरुआत में अगर आप AWS के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, तो VPS बहुत अच्छा चॉइस होता है सीखने के लिए। उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं और सीरियस प्रोजेक्ट्स आप आराम से इस मशीन के ऊपर रन कर सकते हैं। जो हमारी मशीन है ना होस्टिंगर की, किधर गई? ये है हमारी होस्टिंगर की मशीन, VPS। ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है, यहाँ पे मैनेज के ऊपर आ जाते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आप मंथली मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हैं आराम से। मतलब 50-60 मिलियन रिक्वेस्ट आप आराम से इस सर्वर के ऊपर हैंडल कर सकते हैं, अगर आपने प्रॉपर कोड लिखा है तो। आपने इनफाइनाइट लूप लगा के गड़बड़ कर दिया तब तो दिक्कत ही होगी। कोई भी सर्वर कितना भी पावरफुल हो बैठ जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल सर्वर आराम से, मतलब एक नॉर्मल जो अच्छा बैकएंड का कोड है, 50-60 मिलियन रिक्वेस्ट मंथली आराम से ये हैंडल कर सकता है। ठीक है? तो आप एक्सप्लोर करना, आप होस्टिंगर के बारे में अगर और भी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, और भी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं होस्टिंगर का, जैसे कि मान लो इंजन एक्स कैसे सेटअप करना है इसके ऊपर, तो आप बताना, मैं कमेंट के ऊपर आप बताना, मैं एक और वीडियो बना के बता दूंगा वो चीज़। और भी अगर आप होस्टिंगर की सर्विसेज को समझना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट करके बताना। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इधर आप वो सेट करना, ठीक है? यहाँ पर SSH कीज़ ऐड करना, ये कमांड दिया गया है, आप अपने लोकल में ये रन करके, और पब्लिक की जो जनरेट होगी, डॉट पब करके जनरेट होगी, उसको यहाँ पे डाल देना है। तो आप SSH की का यूज़ करके लॉगिन कर पाएंगे, आपको पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। मैं नहीं करके दिखाऊंगा, फालतू में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ठीक है? तो आप ज़रूर से होस्टिंगर को चेकआउट करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू आप जाके चेकआउट करना, और आप एटलीस्ट 1 मंथ के लिए इसको परचेज़ करके ट्राई करिए। ठीक है? काफ़ी सही है। एटलीस्ट सबसे छोटी वाली मशीन आप ट्राई कर सकते हैं। AWS से काफ़ी ज़्यादा सस्ती रहेगी और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी रहेगी। ठीक है? तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये सब कुछ डिप्लॉयमेंट और CI/CD पाइपलाइंस और Node.js बैकएंड, ये सब कुछ अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, ठीक है? तो procoder.com के ऊपर जाइए और ये कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर कूपन कोड आप लगा दीजिए होस्टिंगर का। ठीक है? होस्टिंगर के ऊपर आप प्रोकोडर कूपन कोड लगाना है, और प्रोकोडर के ऊपर आप होस्टिंगर का कूपन कोड लगाना। आपको यहाँ पर 15% का हर एक कोर्स के ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। केवल Node.js कोर्स के ऊपर ही नहीं, आपको सारे कोर्सेज के ऊपर अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं होस्टिंगर नाम का, ठीक है? तो आपको सभी कोर्सेज पे 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो थैंक यू होस्टिंगर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। और आप लोग होस्टिंगर को और प्रोकोडर के इस कोर्स को ज़रूर चेकआउट करना, और आप ऐसे सीखते रहिए। और आपको मैंने एक टास्क दिया था कि आप में से कोई भी एक यहाँ पर PR रेज़ करना, जिसके अंदर ऐसा हो कि ऑटो रिन्यू हो जाए हमारा सर्टिफ़िकेट बिना ज़ीरो डाउन, मतलब बिना डाउन टाइम के। ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके कोड को आप जाके गो थ्रू करना, सीखना, समझना कि कैसे HTTPS सर्वर स्टार्ट हो रहा है प्योर Node.js का यूज़ करके यहाँ पर। ठीक है? तो सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।